आता हूँ अपने, ये कितनी वायबल है, कितना चलेगी ये फिल्म, कितनी बड़ी हिट हो गई और ये 300 करोड़ के ऊपर चली गई, ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुझे एक्साइटमेंट इसमें है नहीं, क्योंकि मैं एक्टर हूँ और मुझे वहीं तक रहना चाहिए। आई थिंक जब ये पिक्चर स्टार्ट हुई थी तो सबका ये था कि हम ये पिक्चर बेचने के बाद फिर पैसे कमाएंगे। तो एवरीबडी इज अ प्रॉफिट शेयर होल्डर, इंक्लूडिंग आवर डीओपी, including our editors, including music. Everybody has a small part in this thing, and of course above and beyond Nawaz bhai. And मुझे लगता है कि मतलब हम लोग सब कहीं ना कहीं अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, राइट? श्लोक और हम दोनों ने बहुत साल अनुराग के साथ काम किया। हम वहाँ काम करते करते नवाज भाई से मिले। कहीं ना कहीं ये एक जेम ऑफ एन आइडिया था कि हम ऐसा बनाना चाहते हैं। नवाज भाई साथ में जुड़ गए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। Above and beyond money, but yes, money is there and there is a profit share that everybody is going to get. So thank you. दो दिन पहले we have done an interview with शाहरुख खान. He said कि रईस के दौरान आपके साथ काम करते वक्त, क्योंकि आप इतने रियल स्पेस में अपना परफॉर्मेंस देते हैं, एक्टिंग करते हैं, उन्हें अपने सीन को इम्प्रोवाइज करना पड़ता था आपको मैच करने के लिए. And he gave you this compliment. He said he learned a lot from you. What's your take on that? ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है अगर वो ऐसा बोल रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा है, क्या कहना चाहेंगे? शाहरुख से दिग्गज कहते हैं कि मैं Of course. मैं अपना किरदार को अलग तरीके से सोचता हूँ और अलग तरीके से करने की कोशिश करता था, लेकिन जब नवाज परफॉर्म करते थे मेरे साथ, किसी भी सेलेक्ट में बहुत सारे फिल्म के साथ, तो मुझे अपना तरीका बदलना पड़ता था उनको मैच करने। मुझे भी अपने तरीका बदलना पड़ता था उनको मैच तो वो दिखेगा, वो केमिस्ट्री दिखेगी। एक्चुअली हम लोगों की प्रोसेस थी, जो टेक्स्ट था उसको उसके बिहाइंड जाने की, जो सब टेक्स्ट है उसको बोलने की, बिटवीन द लाइन, तो वो केमिस्ट्री दिखेगी। वो नहीं, अभी तो कोई चांस है नहीं अभी। नवाज भाई दिस साइड। नवाज भाई, रईस के डायरेक्टर राहुल ढोलकिया से मैं हमारी बात हो रही थी। उसी दिन इंटरव्यू मैंने भी किया था जिस दिन शाहरुख का इंटरव्यू था वहाँ पे। तो उन्होंने पहले आपको स्टोरी रईस की पहले आपको सुनाई थी, और उनका ये कहना था कि जब हमने स्टोरी सुनाई तो नवाज भाई ने बोला कि मैं कॉप्स जो पुलिस का रोल है वो करूंगा, लेकिन वो चाह रहे थे कि आप लीड प्ले करें। अब आप अपने सोलो फिल्मों को भी चला पा रहे हैं, तो व्हाई यू हैव डिनाइड टू टेक द लीड रोल इन रईस? नहीं, एक्चुअली जब वो रोल मैं गैंगस्टर कर चुका था गैंग्स ऑफ वासीपुर में, तो मैं सोच रहा था आप कॉप का करता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, एक्टर के लिए गैंग्स के बाद थी ना वो फिल्म। तो और लेट मी टेल यू कि वो श्वेता जो है वो पहले उस पे काम राहुल के साथ काम कर रही थी, तो इन्होंने ही मुझे कॉल किया था सबसे पहले कि नवाज भाई राहुल ढोलकिया से मिलना है और इस तरह का एक रोल है ये। तो तब जाके नरेशन हुआ वो, और नरेशन में मैंने देखा कि कॉप का रोल भी बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा ये करना चाहिए। तो उस वक्त पे नहीं बनी फिल्म, बट लेटर ऑन फिर बहुत बड़े उसमें बनी फिल्म। थैंक यू। शाम के कैरेक्टर के लिए जैसे मैंने बताया था, बहुत ही स्पॉन्टेनियस, बहुत ही इम्प्रोवाइज और करके हमने किया। और सबसे अच्छी बात ये थी कि सारे एक्टर, जैसे श्वेता है, मैं और जो बच्चे थे, हम लोग एक ही होटल में थे और वहीं पे हम रिहर्स करते थे। उसके बाद हम चले जाते थे उसको सीन को करने के लिए। तो ये जो श्लोक का जो ये स्टाइल जो था, और जैसे श्लोक ने भी बताया कि बहुत ही स्पॉन्टेनिटी इसलिए थी हर सीन में कि श्लोक ने जैसे कि हमें ये सीन इस तरीके से करना, अगर उस तरीके से नहीं हुआ, दूसरे तरीके से हो गया, तो वो भी ये नहीं कि स्टेज नहीं किया। और बहुत ही, अगर आप देखेंगे फिल्म को तो उसमें बहुत ही इम्प्रोवाइज चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अमूमन फिल्मों में देखने के लिए नहीं मिलती आपको, क्योंकि फिल्मों में अक्सर होता है बहुत स्टेज्ड, फंबल भी नहीं होता, एक डायलॉग के बाद दूसरा डायलॉग बोलता। हमने वो सारे मिथ ब्रेक करने की कोशिश की कि अगर ये बोल रहा है उसके साथ मैं भी बोल रहा हूं। तो क्योंकि जो आम लाइफ में होता है, फंबल भी करते हैं आम लाइफ में, हम फंबल्स को कभी दिखाते नहीं है, ओवरलैपिंग को कभी दिखाते नहीं है कि अरे ये तो लोग क्या कहेंगे, लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए। तो हमने अननोइंगली, मुझे लगता है कि इस पिक्चर में हमने बहुत सारे मिथ तोड़ी हैं, भले ही बहुत छोटे प्लेटफॉर्म पे तोड़ी हूं, बट हमने एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, हम लोगों ने कोशिश की कि वो जो सारी चीजें हम लोग दिखाते हैं कि एक डायलॉग खत्म हुआ उसके बाद दूसरा बोलता है, नहीं, जरूरी नहीं है आप बोल रहे हैं उसके बीच में मैं भी बोल सकता हूँ, जरूरी नहीं मैं आपकी तरफ ही देख के बोलूं, मैं इधर भी काम करते करते भी बोल सकता हूँ।
तो इस तरह की बहुत सारी चीजें, तो मेरे लिए प्रोसेस ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट प्रोसेस थी, और आई थिंक वही लर्निंग पॉइंट था, वही प्रिपरेशन थी इसकी। नवाज भाई, Thank you. You had a question for Shweta. जी Shweta, do you think it's a good start? You already done Masan, and जी I've told you a real review. So it is mentioned during the title, you're doing a debut in this film. जी Aramco. Do you think it's a good start? I- Post Masan and giving your debut title in the film Aramco, do you think it's a real debut of yours? देखिए हरामखोर, पहले तो मैं सबको, मैंने अभी गुनीत को यही बोला कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हम लोग हरामखोर की सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो पहले तो बिग 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 बहुत ही बड़ा थैंक यू, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते, आप लोग का सपोर्ट नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं होता, हम लोग यहाँ पे नहीं होते अभी। मेरे लिए हरामखोर, जैसे नवाज भाई ने कहा कि हर फिल्म बहुत स्पेशल होती है, लेकिन हरामखोर इज माई डेब्यू इन अ वे, क्योंकि मैंने सबसे पहली फीचर फिल्म जो शूट की है वो हरामखोर है। तो लेकिन सबसे पहली फिल्म जो बाहर आई वो मसान थी। तो अब टेक्निकली कौन सा डेब्यू है वो तो गुनीत बना पाएंगी, दोनों गुनीत ने ही प्रोड्यूस किए हैं। तो लेकिन दोनों फिल्म मेरे लिए बहुत खास है, लेकिन हरामखोर का बाहर आना मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि ये श्लोक की डेब्यू है। इस फिल्म से मैंने बहुत सीखा है, बहुत ग्रोथ हुई है मेरी वर्किंग विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिनको मैं भाई नहीं बुला रही हूँ अभी। तो आई एम वेरी हैप्पी विद माई रिपोर्ट कार्ड सो फार। नवाज भाई, बच्चों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस क्या रहा? शक्तिमान की मैं बात करूं, अलग-अलग किरदार दिए, तो बहुत इंटरेस्टिंग, और उन बच्चों के साथ शेयर करना, उनके साथ वो डायलॉग डिलीवरी, उनके एक्सप्रेशन। बच्चों के साथ बहुत डिफिकल्ट होता है काम। मुझे हमेशा मुझे डर रहता है बच्चों के साथ और जानवरों के साथ काम करना। सच बता रहा हूँ, क्योंकि वो कहाँ पे रिएक्ट कर देते ना, कुछ नहीं पता होता, और बहुत अनकन्वेंशनल होता है उनका परफॉर्मेंस। आपको कन्वेंशनल एक्टर का मालूम होता है, अच्छा यहाँ पे ये पॉज लेगा, यहाँ पे ऐसे बोलेगा, थोड़ा मालूम होता है। लेकिन बच्चे कहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट कर देते हैं, अच्छा करते हुए तो ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, लेकिन जब उनको स्क्रीन पे देखते हैं उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस हो जाती है। आप किसी, जैसे गाय को दिखानी है तो वो कहीं भी रिएक्ट कर देगी, लेकिन बहुत अच्छी लगती है वो। तो बहुत स्कैरी एक्सपीरियंस रहता है बच्चों के साथ काम करना। गब्बर, बच्चों की, हाँ गुनीत बताएंगे इसको। मैं बता देता हूँ कि कैसा रहा। गब्बर जो शक्तिमान आपने देखा है वो नवाज भाई लेके आए। नवाज भाई ने पतंग करके एक फिल्म की थी, और उन्होंने उसको सेट के बाहर वो खड़ा रहता था, और वो खाली हाफ पैंट पहनता था, ऊपर शर्ट नहीं पहनता था, नीचे कुछ नहीं, वो डराता था, हम लोग उसको गब्बर बोलते थे। और वहां से आए, नवाज भाई ने बोला देख यार एक बहुत कमाल बंदा है, छोटा सा बच्चा है, मुझे चक्कू भाई बुलाता है। नवाज भाई को चक्कू भाई बुलाता था वो। तो मैंने बोला नवाज भाई मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। तो जब वो आया तो वो ऐसे बैठा हुआ था हम लोगों से मिलने के लिए। मैंने बोला यार ये क्या बंदा है। तो हम लोग ने सोचा इसको क्या करें, हमने बोला इसको शक्तिमान के कपड़े बना देते हैं। तो वो पूरी फिल्म में शक्तिमान की तरह घूमता है ना, वो इनसे डरता था, वो इनको सामू बोलता था, और सब लोग सर बोलते थे, उनको सामू 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 बोलता था। तो वहां से शक्तिमान आए। मुकेश हावरा जी ने कास्टिंग की वो दो छोटे बच्चों की, और नवाज भाई और श्वेता और नीलू जो हैं, जो इनकी मॉम बनी, और हरीश जी, वो मैं जिनको, हाँ त्रिमाला, मैं इन सबको जानता था। तो फोन करना पड़ा और स्क्रिप्ट बतानी पड़ी कि सर करोगे प्लीज। Before we move on to the next question, I'd also like to invite Jasleen Royal on the stage, who sung the beautiful Kidre Jama. Jasleen, please come up on the stage. हेलो हेलो, आ जाओ। नवाज Yes, ma'am. चक्कू भाई इसलिए बुलाते हैं क्योंकि पतंग पिक्चर में मेरा चाकू नाम था। तो चक्कू भाई, शामू एक्चुअली वो जिस जगह से आए वहां पे इतना ज्यादा कोई भाई चाचा ये सब बोलने की मतलब वो नहीं है, मतलब खुले टाइप का बंदा है वो मेरे लिए ना अल पचिनो था वो एक्चुअली। वो जब बैठता था, जैसे श्लोक ने बताया, तो ऐसे करके बैठता था, ए चक्कू भाई धरा, ऐसा। आई हैव टू से दैट मैंने नवाज भाई के साथ काफी काम किया है, एंड आई हैव टू से नवाज भाई इज दैट कैरेक्टर, एंड इट इज मैजिक टू सी हिम डू दैट। और जैसे कैमरा ऑफ होता है ना, ऑफ टेक, आपको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ गए वो, कहीं मतलब क्राउड में, मतलब हम, और जैसे ही कैमरा ऑन होता है बिकम्स दैट। चाहे वो हरामखोर, चाहे वो मॉनसून शूटर, चाहे वो गैंग्स ऑफ वासेपुर, चाहे हमने जितना भी काम किया ना, तो
तो टू बी दैट पर्सन जो सब में घुल मिल जाता है, जो इतना ईज कि कोई उनको ऐसे बोल सकता है ऑन द सेट, कोई ऐसे बात कर सकता है, इज अ गिफ्ट, यू नो. एंड सबको लगता है कि ये हमारे अपने और हम जाकर इनसे ऐसे बात कर सकते हैं. तो सेट पर हमेशा ये माहौल होता है कि मतलब हर कोई छोटे बच्चा भी आकर अरे ऐसे बात कर सकता है, बिकॉज ही अलाउज इट, यू नो. तो वो बहुत मैजिक है, वो एक बहुत मैजिक है एक इनका. तो थैंक यू. नवाज भाई आपसे सवाल है. नवाज भाई आपके सामने इधर. नवाज भाई आपने AIB के एक प्रोग्राम में कहा कि छोटी फिल्मों को जब मैं शूट करता हूं तो ज्यादा अप्रिसिएशन नहीं मिलती और बड़ी फिल्मों में लोग तालियां बजाते हैं. तो इस फिल्म में आपको मिली थी जब आप शॉट करके निकलते थे या क्या था? ज्यादा लोग ही नहीं होते थे. मतलब कहाँ पे ये फिल्म, ये हरामखोर कहाँ पे तालियां, मतलब जब आप शॉट करते थे शॉट के वक्त, शॉट के वक्त जो नहीं शॉट के वक्त तो ज्यादा पता नहीं चलता कि भाई काम अच्छा किया है या बुरा किया है. और क्यों आपने AIB में ये बात बोली थी? क्या ऑब्जर्वेशन था आपका? नहीं, क्या होता है कि छोटी फिल्म क्या छोटे प्लेटफॉर्म पे रिलीज होती है ना. अभी क्या होता है कि अगर कोई फिल्म 200 करोड़ कमा ले और उसमें जो सीन कर रहा हूं मैं, तो चाहे इतना कोई खास सीन नहीं, लेकिन यार क्या सीन करता है बंदा, माय गॉड. और वही उससे भी बढ़िया सीन, जैसे ये हिट फिल्म में भी होता है, हिट फिल्म हो जाती है ना, उसमें सारी परफॉर्मेंस की सब एप्रिसिएशन होता है. फिल्म फ्लॉप हो जाए, कितनी दुनिया की सबसे अच्छी एक्टिंग कर दो, मैं डिनेरो को ब्रांडो को आके भी करवा लूं, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो जाए तो वो अरे यार क्या कुछ नहीं है सब. और एक बात और बोली थी आपने कि शाहरुख खान कई बार टेक देते हैं लेकिन सलमान भाई सिर्फ एक बार आते हैं और एक ही टेक में वो फिनिश कर जाते हैं. नहीं, कई बार नहीं देते वो टेक, वो भी एक ही टेक में ओके कर देते हैं. भाई मेरे से ये सब वो ऐसा होता है कि कभी कभी मन करता है एक टेक ओके हो गया, अब दोबारा फिर से कुछ और निकालते हैं चीज इस टेक में, वेरिएशन में, यू नो, वैसा होता है. और भाई ये नहीं कि आपने बोला भाई जो है तो एक टेक ही देते हैं, उसके बाद मना हाँ, भाई का ये है कि एक टेक हो गया ओके, अब दोबारा नहीं मांगने का है. नवाज भाई नवाज भाई मैं ये कह रहा था कि रियल लाइफ में जैसे मान लीजिए कि में आपने बेमिसाल अभिनय किया है, नेगेटिव कैरेक्टर निभाया है, लेकिन जब रियल लाइफ में आपको अगर निगेटिविटी होता है, मतलब आपके बारे में कोई खबर ऐसी होती है जो आपको दिल को अच्छी नहीं लगती, तो फिर कैसा महसूस होता है आपको एज अ सेलिब्रिटी, एज अ इंडिविजुअल? रियल लाइफ में ऑफकोर्स दुख होता है, कोई अगर नेगेटिव खबर आती है ना, दुख होता है. हालांकि मैं उसमें भी रियल लाइफ में ज्यादा एक्टिंग करता हूँ, मैं ऐसा दिखाता हूँ मैं बहुत आराम से हूँ, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, यू नो. बट आई थिंक मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं रियल लाइफ में ज्यादा एक्टिंग करता हूँ. नवाज भाई मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट स्टेट से आते हैं एक्टर बनने के लिए. जब भी मैं बात करता हूं तो नवाजुद्दीन का नाम आ जाता है. तो आपकी जो संघर्ष की कहानी हरामखोर तक रही है, तो उन लोगों के लिए जो लोग बॉलीवुड में आ रहे हैं, नए चेहरे हैं और आपका एक एग्जाम्पल सेट कर रखा है, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? खैर मैं मैसेज देने को लायक तो अभी हुआ नहीं, मेरा भी शुरुआती है. अगर देखा जाए 2012 से मेरी शुरुआत हुई है, क्योंकि तभी से मेरी फिल्में आनी शुरू हुई. बहुत सारे लोग हैं जो अपने मुजफ्फरनगर, नोएडा उस वेट से आ रहे हैं अब तक जी, और आपका एग्जाम्पल दे रहे हैं हम लोग. मैं तो देखो उन लोगों के लिए कुछ तो कहेंगे. मैं तो इतना कह सकता हूँ कि जो वो लेके आते हैं अपने शहरों से, अपने बचपन से, वो चीजें संजो के रखें, क्योंकि वही USP होती है, वही काम आती है. अगर आपकी सफलता की बात करें तो आपकी इतने सालों में आपके सफलता के पीछे कौन रहा, किसको आप श्रेय देना चाहेंगे? नहीं, मैं अभी कहाँ अपने आप को सफल मानता हूँ. मैं तो अभी शुरुआत है. अभी अगर अभी से अपने आप को मानने लगो कि मैं सफल हो गया, तो वो कहीं ना कहीं करप्शन आने लगेंगे दिमाग में. तो मैं नहीं मानता. मेरा काम है काम करते रहना. जब मैं काम करूंगा तो मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि दुनिया की सबसे अच्छी एक्टिंग करने की कोशिश करूंगा. ये इस कॉन्फिडेंस से मैं आता हूँ. भले ही हो पाए ना हो पाए वो दूसरी बात है. नवाज भाई आपने एक इंटरव्यू में कहा कि लड़कियां पटाने के लिए आप पतंग उड़ाया करते थे और पतंग के माध्यम से मैसेज दिया करते थे. कभी कुछ ऐसा हुआ किसी ने आपको हरामखोर का टैग दिया हो? कौन से जख्म को रोक रहे हो? नहीं, इज इट कभी ऐसा हुआ, इत्तेफाक हुआ कि आपने किसी को सेट करने के लिए पतंग उड़ा के छत पे छोड़ दिया और पैगाम दे दिया आई लव यू? नहीं, मैं एक्चुअली पता क्यों एक्टर बना, मैं उधर से रिजेक्ट हो गया था. तो मैंने कहा कोई ऐसा डिपार्टमेंट करते हैं जहां अपनी जो अंदर की वो पूरी भी हो जाए
और ऐसा भी लगे कि लड़की पट भी गई। तो फिल्मों में ऐसे ही होता है ना कि प्यार भी रोमांस हो रहा है, और रोमांस में मैं महसूस करने लगता हूँ कि वहां पे तो रियल लाइफ में तो हुआ नहीं था, मैंने चलो यहाँ हो गया, भले चाहे फिल्म में हुआ हो तो अच्छा है, ठीक है। जसलीन, एक अलग तरह की फिल्म हरामखोर, और उसमें एक एक गाना ही लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और ये सक्सेस, जिस तरह की अनएक्सपेक्टेड सक्सेस है, क्या कहना चाहेंगे? हाउ हैप्पी यू फील अबाउट इट? एक तो ये मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने साइन की थी, और इससे पहले मैंने 2-3 फिल्म की, पर ये जो इसके साथ एक अलग लेवल ऑफ अटैचमेंट था, क्योंकि श्वेता की, श्लोक की और मेरी पहली फिल्म थी। तो ये मैंने फिल्म देखी तो ये बहुत ही इमोशनली आई वाज टच्ड। तो इसके बाद हम बहुत ही इसकी रिलीज में लग गए थे, सभी एक तरह से जुट गए थे कि किसी तरह ये रिलीज हो जाए। और ये गाना और जैसे कि फिल्म एक स्मॉल लेवल पर जैसे भी सक्सेसफुल हुई है, तो गाना भी ऐसे ही कई लोगों तक पहुंचा, और जिनको पहुंचा है उनको बहुत अच्छा लगा। तो इसमें ये नहीं है कि 10 मिलियन व्यूज हो गए, 20 मिलियन हो गए, बट इसमें आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिली कि आपने एक ऐसा गाना बनाया और ऐसी फिल्म में गाने का मौका मिला। तो इससे मुझे बहुत ही खुशी मिली ऐसी टीम के साथ जुड़कर। गुनीत, एज ए प्रोड्यूसर जब मैं बात करता हूँ अनुराग कश्यप की या तिग्मांशु धुलिया की, डू यू एग्री विद दिस कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्रेंड बदल दिया फिल्म मेकिंग का, और आज उसी का नतीजा ये है कि हरामखोर हो या शाहिद हो या इस तरह की फिल्में आना शुरू हो गई और ऑडियंस मिलना शुरू हो गई? डू यू एग्री विद दिस? दे आर द पीपल हु बॉट चेंज इन द इंडस्ट्री। क्योंकि पहले एक वक्त रहा है, और अभी भी कहीं ना कहीं कमर्शियल सिनेमा को अगर आप देखें, आपके पास एक बड़ा स्टार है तो आप फिल्म बना सकते हैं और वो चल भी जाती है, लेकिन इन्होंने फिल्म मेकिंग का तरीका ही बदल के रख दिया, और इस तरह के सब्जेक्ट्स, इस तरह की कहानियां ऑडियंस तक पहुंच रही हैं बीइंग अ प्रोड्यूसर। नहीं, बिल्कुल। आई वुड इवन गिव दिबाकर, आई वुड ऐड टू दैट लिस्ट एंड से दिबाकर। मतलब कहीं ना कहीं नागेश कुकनूर ने एक बारी जब हैदराबाद ब्लूज, रॉक फोर्ट जब बनाई थी, तब आई डोंट थिंक इतने सारे लोग थे जो नॉन स्टॉप कर रहे थे। बट कहीं ना कहीं जब मुझे लगता है द शिफ्ट हैपेंड इन 2008, जब अनुराग एंड दिबाकर बैक टू बैक, और अनुराग की सारी फिल्में रिलीज हुई, ब्लैक फ्राइडे, देवडी, गुलाल, जब ये सारी फिल्में एक 1.5 साल में जब आई, जब ओए लकी आई, दिबाकर फर्स्ट फिल्म खोसला का खोसला आई, तो उसके बाद ऑफ कोर्स देन राहुल ढोलकिया, तो तब जो पूरा माहौल बनाना और जो कॉन्वर्सेशन हुई, तब आई थिंक अ शिफ्ट हैपेंड। एंड उसके बाद हम जैसे बहुत सारे लोगों को करेज मिला कि हम लोग और काम करें। एंड अनुराग का बहुत हाथ रहा है, मतलब अनुराग बिकॉज वो बड़ी चीजें कर रहे थे, ही अलाउड मी टू गो डू दिस। मतलब हम दिस इज मतलब एक ये है कि एक वो जज्बा है कि हमें जाकर करना है। हमें शायद उस समय नहीं पता था कि ये रिलीज कैसे होगा, इसका लॉजिक क्या है, इसका बॉक्स ऑफिस क्या होगा। हमें बस पिक्चर बनानी थी, और वो पिक्चर बनाना बहुत बड़ी बात है। मतलब सो आई जस्ट वांट टू से दैट यस, बहुत हाथ है इन सब डायरेक्टर्स का, एंड उसकी वजह से जो जितने भी एक्टर्स हैं, एक अब ऐसा लगता है कि 5 साल के बाद एक कम्युनिटी सी बन गई है जहां हम लोग सब को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके नवाज, मेरा आपसे सवाल है, जैसे गुनीत ने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं इन फिल्मों की बात करता हूं, एक मोनोपोली रही है, बड़े प्रोडक्शन हाउस रहते हैं, स्क्रीन्स कम मिलती है फिल्म अच्छी होने के बावजूद। आपको लगता है कि इसमें भी बदलाव होना चाहिए, एक खास सेक्शन होना चाहिए जो इस तरह की फिल्मों को स्क्रीन दे? मतलब अगर 50 की डिमांड है तो कम से कम 70 तो मिलनी चाहिए। डू यू थिंक देयर इज अ नीड ऑफ अ चेंज ऑफ इट? सॉरी, आई थिंक वो ज्यादा बेटर बताएंगी। आप दोनों से सुनना चाहूंगा। एक बार सवाल बता दो दोबारा। एक खास मोनोपोली है आज की तारीख में। अगर हम बात करें, आप फिल्म तो बना लेते हैं, फिल्म बन भी जाती है, लेकिन जब हम स्क्रीन की बात करते हैं, स्क्रीन आपको मिल नहीं पाती है जितनी की आप उम्मीद करते हैं। अगर पान सिंह तोमर की बात करूं, पान सिंह तोमर को भी कैंस में रखा गया था और उसको कहा गया था कि सैटेलाइट पे रिलीज कर देंगे, लेकिन वो फिल्म रिलीज होती है और फिल्म को लोग पसंद करते हैं, उसके बाद में उसकी और प्रिंट बनते हैं और फिर वो फिल्म एक कामयाब फिल्म साबित होती है। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह की मोनोपोली बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि इस तरह की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिल्म इंडस्ट्री, जैसे आपने कहा कि 5 साल में एक कमेटी सी बन गई है, स्क्रीन उनको ज्यादा मिले? कहीं ना मैं एक चीज यहाँ पे बताना चाहती हूँ। ये मैंने विधु विनोद चोपड़ा से सुना था, जब उनकी खामोशी आई थी ना, एक रीगल में लगी थी, और फिर वहां से ना वो पूरा 6 महीने लगी रही थी, वो शो बढ़ते चले गए थे उसके। एक सिनेमा में
फुटफॉल इतना था, इतना बज हो गई कि सामने से सिनेमा वाले बोल रहे थे कि आकर हमारी फिल्म दो। ये जो सिस्टम है ना, ये आज अमेरिका में भी है। हमारी फिल्म जो लंच बॉक्स है वो वैसी रिलीज हुई थी, पहले दिन 2 सिनेमा में रिलीज हुई थी अमेरिका में 2014 में, और क्योंकि वो 85% ऑक्यूपेंसी पर चली, फिर वो अगले हफ्ते 7 सिनेमा, अगले हफ्ते 20 सिनेमा, अगले और 15वें हफ्ते 250 सिनेमा, 27वें हफ्ते फिल्म बाहर आई थी, और 2014 की हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस ग्रॉसर फॉरेन लैंग्वेज फिल्म ऑफ यूएस इज लंच बॉक्स। ये एक पूरा सिस्टम है, इसको प्लेटफॉर्म रिलीज कहते हैं बाकी के देशों में। ये सिस्टम यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, और ये सिस्टम यहाँ पर पहले था जब मैंने 10 राधानियां प्रोड्यूस की थी, जब छोटी फिल्में जो छोटे तरीके से रिलीज हो सकती थी। कहीं ना कहीं आज हर चीज हो चुका है, 3000 सिनेमा, 5000 सिनेमा, उतना मीडिया नेट, हर उतना टीवी स्पेंड, और ज्यादा, मतलब हर होर्डिंग खरीद लो, हर बस पैनल खरीद लो, मतलब हर जगह पता चलना चाहिए। जैसे पहले 3 दिन इतना बॉक्स ऑफिस हो जाए, मंडे से फिर 80% फॉल होता है। मंडे को आपका जो फ्राइडे का बॉक्स ऑफिस है, फ्राइडे सैटरडे संडे, उसके बाद फुटफॉल फॉल्स टू 80%, 80-90%, अगर आप कभी बुक माई शो से स्टार्ट्स पूछो। एंड जबकि छोटी फिल्म जो 20% पे खुलती है, वो मंडे को 18% पर होती है, तो हमारा फॉल 10% होता है, और बड़ी फिल्मों का फॉल 80% होता है। ऑल आई वॉन्ट टू से हियर इज कि ये आज नहीं बदलेगा, ये आज चेंज नहीं होगा। ये एक पूरी हवा, एक पूरा माहौल है जो सिर्फ एक इवेंट फिल्मों को प्रोत्साहित करता है कि हर चीज का एक इवेंट बनाओ, हर चीज को इतना लार्जर देन लाइफ बनाओ कि बस सबको पता चल जाए, पूरे देश को पता चल जाए, फ्राइडे सैटरडे संडे एंड आउट। इसकी वजह से रीजनल फिल्में आज ज्यादा चल रही हैं, और यहाँ पर स्टूडियोज बंद हो रहे हैं। हिंदी लैंग्वेज में स्टूडियोज क्यों बंद हो रहे हैं? और रीजनल तमिल मराठी फिल्में कैसे पैसा कमा रही हैं? बिकॉज उनका जो रिलीज का एक्सपेंस है वो ऐसा नहीं है कि पूरे देश में हर टीवी चैनल पर भी आना है और हर चीज एक्सपेंसिव है, हर अखबार पर भी आना है, और हर चीज, मतलब आज जो हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आज हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में हैं। जब हमने हरामखोर बनाई थी, तब नेटफ्लिक्स और अमेजोन इंडिया में नहीं थे, तब 500 मिलियन फोन पर आपका 3G और जियो नहीं थे। आज वो सब चेंज हो रहा है। हमारे देश में इंडिया इज द लोएस्ट स्क्रीन डेंसिटी। हमारे देश में हमारी हिंदी लैंग्वेज के लिए सिर्फ 5000 सिनेमा है। आपका थ्रेशोल्ड ही उतना है, और वो मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि हम लोग 1 मिलियन 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 9 सिनेमा है यहाँ पर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पास जगह ही नहीं है कि हम और फिल्में दिखाएं। 50,000 सिनेमा है बाकी देशों में। आप चाइना के स्टार्ट देखिए, हर रोज सिनेमा खुल रहे हैं क्योंकि लोग वहां पर जाते हैं। तो इसी की वजह से लैक ऑफ सिनेमाज, एंड देन सिनेमा इज एक्सपेंसिव, लैक ऑफ सिनेमा, देयर इज पायरेसी। So there is one has to understand, and this is what I want to say, that as a producer, one has to understand what we are up against. हम लोग क्या कर रहे हैं? तो okay, 1 second. मैं एक मिनट लेकर यहाँ पर इतना बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि हरामखोर रिलीज हुई। ये सक्सेस है कि हरामखोर रिलीज हुई। ये सक्सेस है कि हरामखोर को जो रिव्यूज मिले। ये सक्सेस है कि लोग इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं और शोज बढ़ रहे हैं। तो हर चीज का हम लोग ओवरनाइट चीजें नहीं बदल सकते। पहले ये फिल्में बनती भी नहीं थी। आज 5-6 साल के बाद हम बहुत खुश हैं कि ये बन रही हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये रिलीज हो रही है, और ऐसी बहुत सारी फिल्में जो रिलीज होनी चाहिए। इसीलिए जो हम लोग इंटरनली बात करते हैं, अगर आप देखें हरामखोर, इसके बारे में हमने कहीं बात नहीं किया। एक्सप्लोसिव फिल्म्स ने रिलीज किया है। एक्सप्लोसिव फिल्म्स हमारी एक आइडेंटिटी हम बनाना चाहते हैं, जिसमें हम लोग जेन्युइनली फिल्में रिलीज करना चाहते हैं, जो हम लोग बहुत खुशी से बोलना चाहते हैं कि हम लोग 250 स्क्रीन में आए हैं। हम लोग नहीं आना चाहते हैं 3000 स्क्रीन में, और हम लोग वो कॉन्वर्सेशन ही नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ी बात है कि हम 250 स्क्रीन में आ रहे हैं और हमारे शो बढ़ रहे हैं। अगर आप सिनेपोलिस का एग्जांपल देखें, जहां हम हैं अभी, और हम यहाँ हैं इसलिए मैं आपको एग्जांपल दूंगी। फ्राइडे का अगर आप देखें, आप बुक माई शो का स्टार्ट देखें, 1 शो मिला था हमें जब हरामखोर रिलीज हुई थी। सैटरडे को 2 शो, संडे को 3 शो, जब थर्सडे को पिक्चर थी तो 4 शो थे हमारे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो माहौल है, जो बाकी की फिल्में आई, बड़ी फिल्में आई, इंग्लिश फिल्में आई, उसके साथ हरामखोर के शो बड़े, फुटफॉल बड़े। तो इसीलिए आज हम आप सबसे मिल रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं आपको कि वो एक बड़ी बात है, और वो वैसी हमें कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। और आज से 5 साल के बाद शायद और तरीके होंगे, और हम लोग नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर रिलीज करेंगे, और 500 मिलियन लोग फिल्में देख पाएंगे ऑन देयर फोन्स। सो या, थैंक यू। तैयारी चलिए, मार्च से स्टार्ट होगी फिल्म, बट मैं तो स्पेशली क्योंकि
मंटो क्या हिस्सा था? हाँ, ओम साहब तो खैर मुझे तो बड़ा हमें सबको बड़ा अफसोस हो रहा है, ओम साहब नहीं रहे। और देखो अभी तो काम कर रहे हैं, मार्च में स्टार्ट होगी कुछ ना कुछ, तो फिर उनकी तो खैर क्षति जो है कोई पूरी नहीं कर सकता, बट लेट्स सी। नवाज, मेरा भी जो सवाल आपसे एक और है नवाज, हो सकता है आपको शायद मेरा सवाल अच्छा ना लगे, क्योंकि पाकिस्तानी एक्टर्स को लेके या पाकिस्तानी मेल आर्टिस्ट हो या फीमेल आर्टिस्ट हो, इस तरह की खिलाफत हिंदुस्तान में होती रहती है। आप तो किरदार ही एक ऐसी शख्सियत का करने जा रहे हैं जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंचा है। मंटो साहब की बात कर रहा हूँ मैं, तो किसी तरह की भैया वो तो 8 साल रहे थे वहां पे, लेकिन पूरी जिंदगी उन्होंने यहाँ पे निकाली। यहाँ इंडस्ट्री में थे वो, आई थिंक वो काफी साल तक यहाँ पे रहे थे। आखिरी के जो 5-6 साल थे उसमें वो पाकिस्तान में रहे थे, लेकिन शख्सियत तो यहीं की थी वो। नवाज भाई दिस साइड, एक एक्टर के तौर पे आपकी काफी तारीफ होती है, तो क्या कभी दर्शक कभी आपको 6 पैक वाले रोमांटिक किरदार में भी देख पाएंगे आने वाले दिनों में? अगर ऐसा कोई रोल मिला तो 6 पैक्स भी निकालूंगा। मेरे पास बहुत सारे हथियार हैं, धीरे धीरे निकाल रहा हूँ। Somebody had a question for Shweta. Yeah, ma'am, just a second. I'll come back to you. वेब सीरीज का एक बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि आप बरेली में भी बैठ के देख सकते हैं, बॉस्टन में भी बैठ के देख सकते हैं। तो वेब सीरीज की एक अलग टाइप ऑफ एपिसोडिक होता है। तो बट एज एन एक्टर, जैसे नवाज भाई ने कहा कि मीडियम या फिल्म कितनी बड़ी है छोटी वो फर्क नहीं पड़ता, आपका किरदार क्या है और आप क्या स्टोरी क्या कह रहे हो तो वो मैटर करता है। तो मेरे लिए एक्साइटिंग ये था क्योंकि मैंने मसान की शूटिंग बनारस में की है, हरामखोर की शूटिंग अहमदाबाद के पास एक छोटा सा टाउन था वहां की है, तो मुझे बाहर जाके शूट करना था। तो मेरी तमन्ना थी कि मुझे भी अब्रॉड जाना है, तो वो द ट्रिप करके जो वेब सीरीज है उससे हुआ, एंड आई एम क्वाइट हैप्पी विद दैट। लेकिन फर्क ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो एक्टिंग ही, प्लेटफॉर्म्स अलग होते हैं लेकिन एक्टिंग सेम रहती है। हाँ, मैंने एक फिल्म बनाई है जू, जो आईफोन पे पूरी शूट हुई है और इंडिया की पहली फिल्म है आईफोन पे। और टिम कुक आए थे मई में, तो उनसे मिला था, उनको फुटेज दिखाई मैंने, और उन्होंने बोला देखे भाई इसी पे तुमने की है? मैंने बोला हाँ सर इसी पे बनाई है। तो हम लोग की बातें चल रही हैं और 2017 में ही आएगी वो बाहर, और फाइनली मेरा समय आ गया है लग रहा है मुझे, क्योंकि 4 साल से तो कुछ हो नहीं रहा था और 2004 से इंडस्ट्री में हूँ और धीरे धीरे चीजें करनी है, अच्छा काम करना है, बस उतनी आशा है। मैं चंदा, हाँ वो भी कर रहा हूँ। क्या चाहते हो, ना करूँ? नहीं नवाज भाई, उसका क्या स्टेटस है चंदा मामा दूर के? और जुलाई में शुरू होगी, लेकिन उससे पहले हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 0 ग्रेविटी रूम में जाके और अंडर द वाटर, ये वो सब, उसके लिए थोड़ा सा बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। नहीं अभी तो मतलब हरामखोर लोगों तक पहुंचे वही कर रहा हूं मैं। कोशिश यही है कि जो लोगों का प्यार मिला है, जैसे सिनेपोलिस का उदाहरण दिया गया है, जैसे आज हैदराबाद में फिल्म आई है हरामखोर, तो वही है कि जितना रीच पहुंचे, लोग हमें ट्वीट कर रहे हैं, लोग मतलब डिस्ट्रीब्यूटर हैं दिल्ली से, वो ट्वीट कर रहे हैं कि आप लोग के लोग फुटफॉल बहुत अच्छा हो रहा है। तो अगर इस तरह की फिल्म को सपोर्ट मिलता है तो अच्छा लगता है, क्योंकि हमने कभी सोचा नहीं था कि यहाँ तक पहुंचेंगे, सच बोलें तो। इसके लिए कभी भी हमने ट्रेलर लॉन्च नहीं किया, हमने सीधा इंटरनेट पे ऐसे ही ट्रेलर डाल दिया जिसके 7 मिलियन व्यू हुए। और ना हमारा कभी, आप अभी भी थिएटर के बाहर जाएंगे, हमारा कोई पोस्टर नहीं लगा बाहर, और ना अखबार खोलेंगे तो हम अखबार में नहीं, अखबार में भी नहीं है, टीवी तो छोड़ ही दीजिए। तो न्यूज मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया है, इंटरनेट बहुत सपोर्ट कर रहा है, लगातार रिव्यूज आ रहे हैं, 2-3 लोग गालियां भी दे रहे हैं, बट बैलेंस माने तो अच्छे 85-87% से पास हैं। नहीं, मुझे तो कोई न्यूज नहीं, बिटवीन मुझे ऐसी कोई न्यूज अभी नहीं मिली। थोड़ा सा हरामखोर को सेलिब्रेट कर लेते हैं, मतलब जसलीन आपकी मौजूदगी हम चाहेंगे, अगर 2 लाइनें अगर आप परफेक्ट। तो जैसे Exactly. आलोक जी ने बोला एंड गुनीत ने बोला, वील सेलिब्रेट द सक्सेस ऑफ हरामखोर। हम लोग फैंस हैं जसलीन के और जसलीन की आवाज के, तो प्लीज एक मिनट। आई ऑल्सो वॉन्ट टू से कि हमने जब हरामखोर बनाने निकले थे तो हमने ये
जितने भी हमने पैसे रेज किए फेसबुक से रेज किए, दोस्तों से रेज किए, तो हमारे एक जिन्होंने हमें बहुत साथ दिया, वन ऑफ आवर को प्रोड्यूसर्स इज हियर, फिरोज आलमीर, प्लीज कम अप, इफ देयर इज एनीबडी, सिद्धांत प्लीज कम अप। ये एक कंप्लीटली नया तरीका है काम करने का, और हम लोग अब हम लोग इट इज मतलब ये बहुत मैजिकल है कि ये फिल्म बनी, और हमने जितनी जंग लड़ी पिछले 4 साल में, और आज हम रिलीज हुए, और साल की शुरुआत इससे हुई, और इन इफ आई कैन से सो, तो पहली सक्सेसफुल फिल्म। सो थैंक यू, एंड वी वुड लाइक टू ब्रिंग इन द केक। ये एक जर्नलिस्ट है, तो उनको फोटो खिंचाना नवाज के साथ अप्रोच कर लेना, ठीक है। और आरोप